नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य की राजनीति के सारे महारथी अपना दमखम तौलने में जुट गए हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन दो दो हाथ करने के लिए कमर कस चुके हैं। सवाल यह है कि 5 महीने पहले जो महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ी थी, वो विधानसभा चुनावों में क्या अपना मोमेंटम कायम रख पाएगी, या फिर हरियाणा में हैट्रिक से गदगद बीजेपी के नेतृत्व में महायुति बाजी मारेगी। शिवाजी महाराज की 24/7 2047 के मंत्र के साथ हर पल आपके नाम। महाराष्ट्र को लूटकर उन्हें जिस तरह से गुजरात में हमारे सब उद्योग लेके गए, उसकी भी लड़ाई महाराष्ट्र में सब जनता हमारे साथ कर रही है। श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फॅन क्लब के नेता, सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत. त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा. वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? आता नक्की वेळ आली की विरोध करून चालणार नाही. दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे. मुंबई का किंग कौन? डायलॉग फिल्मी है कि मुंबई का डॉन कौन, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र अगले कुछ दिनों में तय करने जा रहा है कि महाराष्ट्र का भाऊ कौन। आपको बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। बेचैनी है कि सत्ता के समीकरण इस बार क्या बनेंगे। नींदें उड़ी हैं कि दशकों की सियासी विरासतों का क्या होगा। धड़कनें बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी। आणि आमच्याकडे कोणाला डोळे लागलेले नाही. आमचं 2.25 वर्षाचं काम हाच आमचा चेहरा आहे. महाविकास आघाड़ी करके ही हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं। चिंता की लकीरें दिल्ली तक उभरी हैं कि देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या फैसला देगा। जनादेश को चुराकर सरकार बनाई तो विकास कार्यों से भी अपनी दुश्मनी निकाली। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। 288 सीटों पर वोटिंग की तारीख 20 नवंबर तय है और नतीजों के लिए 23 नवंबर घोषित है। संग्राम सत्ता की एक कुर्सी का है, लेकिन लड़ाई यहां जोड़े में है। ये लड़ाई है दो गठबंधनों के बीच दो हाथ करने की। ये लड़ाई है दो शक्तिशाली परिवारों में पनपती बगावतों के बीच। ये लड़ाई है अपने अपने गठबंधन को दोबारा सत्ता में लौटाने की। महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। वो लगातार इस प्रकार की बातें बोलते रहे, वो हम लोगों की सबसे बड़ी शक्ति है। उनके कारण ही INDIA को नुकसान होता है, तो वो हमारी मदद करते हैं। तो हम तो चाहते हैं उस प्रकार से दिन में कम से कम 4-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लें और इस प्रकार के अनर्गल वो प्रलाप करते रहे। राजनीतिक दावेदारियों के बीच सवाल यह है कि जनता के बीच वोट के मुद्दे क्या हैं? मुख्यमंत्री के लिए जनता की पसंद कौन है? किस गठबंधन पर है जनता को अधिक भरोसा? क्या एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा असर दिखाएगा? क्या आरक्षण का मुद्दा निर्णायक साबित होगा?
आने वाली विधानसभा में बीजेपी की सरकार बैठना चाहिए, अच्छे काम हो रहे हैं। आम जनता का जो महंगाई पे बजट बढ़ गया, इसको ऊपर से यंग जनरेशन जो है डिग्रियां देके बैठी हुई है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। विकास तो मुद्दा है, इन्होंने विकास भी किया है और हमारे आमदार जो है माननीय मोहन भाऊ जी, उन्होंने बहुत हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट किया है और हमारी उम्मीद है फिर से वही चुन के आने को होना। जो लोग बेचारे 5 साल 10 साल से एक ही नेता को मतदान करते हैं और फिर ये चुनाव के वक्त इधर से उधर से उधर जाते, तो ये सब चीजें गलत होती है। तो ऐसे लोग चुन के आना चाहिए जो विकास के लिए काम करते हैं। सबसे बोलो तो महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति खूब बदली है। 4 पार्टियां 6 में बदल गई। पार्टियों और परिवार के प्रति निष्ठाएं बदल गई। नाम और निशान बदल चुके हैं। लड़ाई का मैदान बदल चुका है। कभी महाराष्ट्र की राजनीति मराठा और गैर मराठा के बीच चला करती थी। इस बार जातियों का बोलबाला है। क्षेत्रानुसार सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी भूमिकाएं हैं। तय है कि हर सीट पर महासंग्राम होगा। हर राजनीतिक दल की कड़ी परीक्षा होगी। लोकसभा चुनावों के बाद अगर देखा जाए तो सही मायनों में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव ऐसे चुनाव होंगे जिनमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी फाइट होगी। इन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन की अग्नि परीक्षा होनी है। उससे भी कहीं अधिक ये सेना वर्सेस सेना और पवार वर्सेस पवार का इम्तिहान भी है। सत्ताधारी महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है। विपक्ष की महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है। सवाल यह है कि विधानसभा चुनावों में महायुति बनाएगी फिर से सरकार या महाविकास आघाड़ी पर करेगी महाराष्ट्र की जनता भरोसा। ये चुनाव देखने में भले ही 2 गठबंधनों का चुनाव लग रहा हो, लेकिन हर गठबंधन के अंदर कई गांठें हैं। क्या जीतने की सूरत में महायुति फिर से बनाएगी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री? क्या महाविकास आघाड़ी के लिए उद्धव ठाकरे फिर होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? बहरहाल इन सवालों का जवाब चुनाव नतीजों के आने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि चुनावों में दोनों गठबंधनों की स्थिति क्या है। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए। अगर उन्हें ही पैमाना मानकर नब्ज नापी जाए तो एक हद तक कुछ समय पहले तक की गठबंधनों की स्थितियों का आकलन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में महाराष्ट्र में एनडीए ने 17 सीटें जीती, 1 सीट अन्य को गई, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटें जीत ली थी। अब अगर लोकसभा के हिसाब से विधानसभा चुनावों को समझने की कोशिश की जाए तो महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 153 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे थी, जबकि महायुति 126 सीटों पर बढ़त बनाए हुई थी। गठबंधन में शामिल पार्टियों की स्थिति के हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव के समय महायुति में बीजेपी 79, शिवसेना 40, एनसीपी 6 और आरएसपी 1 सीट पर आगे थी। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 63 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 57, एनसीपी शरद पवार 33 सीटों पर आगे चल रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है। इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, लेकिन इस बीच हरियाणा चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी जीत के मोमेंटम पर सवार है। ऐसे में क्या स्थितियां नहीं बदलेंगी? क्योंकि हरियाणा में पिछले 5 महीने पहले की स्थिति तो बिल्कुल पलट गई। वहाँ लोकसभा का ट्रेंड चला ही नहीं। हर चुनाव का एक अलग अलग परसेप्शन होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक प्रदेश का चुनाव जीते तो दूसरा प्रदेश भी जीत सकते हैं। आप देखेंगे कि हरियाणा चुनाव के पहले जो सर्वे की रिपोर्ट या तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा में शायद बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोगों को भी लगने लगा है कि यह जब हरियाणा का चुनाव विपरीत परिस्थितियों के बाद बीजेपी चुनाव जीत सकती है तो शायद महाराष्ट्र लोकसभा के देश का सबसे दूसरा बड़ा राज्य है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ करिश्मा करेगी और वापस जीत सकती है। हरियाणा के रिजल्ट्स ने उस मनोभावना में परिवर्तन ला दिया निश्चित रूप से।
वैसे अगर महाराष्ट्र चुनाव का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले चुनाव दक्षिणपंथी विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता के नारों के साथ होता था। इस बार से वो लड़ाई बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ की राजनीति पर आ चुकी है। इसके अलावा बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन चारों पार्टियों के पास अपने पारंपरिक वोटर होते थे, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के टूट के बाद से ये स्थिति भी बदली है, जिसका असर भी गठबंधन की चुनावी राजनीति पर देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के बीते 5 साल काफी नाटकीय रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई तरह के राजनीतिक प्रयोग किए गए। पिछले 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बने। इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्योंकि चेहरे के सवाल पर महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी। चेहरे के सवाल पर दोनों की तरफ से दावा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला, दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलं आहे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन क्या वाकई महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच चेहरे का सवाल इतनी आसानी से सुलझ चुका है? क्या वाकई चेहरे को लेकर दोनों गठबंधनों में कोई विवाद नहीं है? पहले आपको बताते हैं कि महायुति में क्या चल रहा है। सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत। त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, एवढं सांगा। महायुति के चेहरे के सवाल पर गठबंधन ने बड़ी चतुराई से महाविकास आघाड़ी के सामने चुनौती रख दी है। ये दिखाने की कोशिश है कि महायुति में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई बड़ा सवाल है ही नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि समय समय पर महायुति के तीनों दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की जा चुकी है। ये भावना कार्यकर्ता की तो है कि सबसे बड़ी पार्टी, 113 विधायकों की पार्टी, उस पार्टी का डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम देवेंद्र जी उसमें है, तो सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल 113 विधायक की पार्टी पर देना चाहिए। पिछले बार हम 160 के ऊपर सीट लड़े थे, तो भावना कार्यकर्ता की कम से कम ऐसी सीटें हम लड़े। इन तीनों पक्षों में मैं कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका बता रहा हूं कि मुझे लगता है मेरे पार्टी का नेता महाराष्ट्र का नेतृत्व करे। वो शिंदे सेना को लगता है एकनाथ जी फिर से करे, बीजेपी को लगता है देवेंद्र जी फिर से करे, उस तरीके से मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने एक्सपोज डाली अजीत पर्व, और मुझे विश्वास है कि हम वो जो मेरा ख्वाब है, जो मैंने ख्वाब बुना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। फिलहाल महायुति में व्यक्तिगत दावेदारियां नहीं है और चेहरे का सवाल चुनाव के बाद नतीजों पर छोड़ दिया गया है। आणि आमच्याकडे कोणाला डोळे लागलेले नाही। आमचं 2.25 वर्षाचं काम हाच आमचा चेहरा है। उनका चेहरा दिखा है। अब वो लाडली बहना के एडवर्टाइज में शिंदे का फोटो ही गायब किया था, तो चेहरा किसका है पहले वो अपनी बात करे, क्योंकि सब चेहरे डैमेज है, इसीलिए वो चेहरा नहीं बताना चाहते। और हमें चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता में जो सीएम पद पर है वो उनका कैंडिडेट है क्या, ये पहले जारी करें। महाविकास आघाड़ी में चेहरे के सवाल पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार खुलकर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर चर्चा करने की वकालत कर रहे हैं। काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। आमच्यामध्ये धमक किंवा ताकद नाही का सरकार चालवायची आहे। आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, परंतु मित्रांनो काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? उन्हें बताना चाहिए ना तुम्हारा कौन सीएम है,
पहले अपनी कहानी बताना चाहिए। फडणवीस एक झूठ बोलने वाला आदमी है, इसलिए फडणवीस की बातों में मत जाए। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे थोड़ी असहज नजर आ रही है। शिवसेना का जोर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए नाम आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा। मुखपत्र सामना में भी उद्धव ठाकरे की दावेदारी को लेकर महाविकास आघाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है। युती झाल्यानंतर मग पुढचा विचार थोडंसं एक आमच्या। दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस से उम्मीद थी कि उनकी तरफ से उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन पहले शरद पवार ने इससे इनकार कर दिया। शरद पवार के इनकार के बाद कांग्रेस को भी ये बहाना मिल गया कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात आगे बढ़ा सके। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस सिलसिले में दिल्ली आकर कांग्रेस से मुलाकात भी कर गए, लेकिन बात बनी नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की हार और जम्मू कश्मीर में लचर प्रदर्शन के बाद शिवसेना को अपनी सहयोगी कांग्रेस को आईना दिखाने और गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देने का एक मौका भी मिल गया। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे सबका एक समय से बहुत पहले सीट शेयरिंग भी हो जाएगी और उम्मीदवार भी घोषित हो जाएंगे। निर्णय जो होगा महाराष्ट्र के हित में होगा, जनता के हित में होगा और निर्णय हमारे 3 लीडर्स हैं महाविकास आघाड़ी के जो इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे का बीजेपी से विरोध ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुआ था, लेकिन अब जब बात चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा तक आ गई है तो मामला दिलचस्प हो गया है। सारा दारोमदार इस बात पर सिमट गया है कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका दावा मजबूत होगा और सीटें ज्यादा से ज्यादा जीतें, इसके लिए सीट शेयरिंग में बड़ा हिस्सा पाने की उम्मीद भी तीनों दल लगाए बैठे हैं। गठबंधन को साथ लेकर चलने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है चुनाव की घोषणा के बाद सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र चुनावों में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी। हम भी इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी के एक हिस्सा हैं। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। किसी के विरोध में या समर्थन में गठबंधन तो बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आती है सीट बंटवारे पर सहमति की गांठें खोलने में। सब ठीक है, सब ठीक होगा कहते कहते बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सुधीर मुनगंटीवार और नीतीश राणे सहित कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पद का चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि फिर से महाराष्ट्र में भगवा लहराए। और मुझे ऐसा लगता है विरोधी पार्टियां एक दूसरे को इतने लताड़ने में व्यस्त है, पहले वो उनका देखे। और रही बात हम लोगों में आपसी तालमेल की, तो हम एक ही बात चाहते हैं कि महाराष्ट्र में फिर से भगवा फहराया जाए। नामांकन दाखिल करने में अब अधिक वक्त बचा नहीं है, लेकिन सीटों पर दावेदारी और उम्मीदवारी को लेकर अभी भी बड़ी खींचतान है। माना जा रहा है कि करीब 28 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर महायुति में मंथन चल रहा है, क्योंकि हर दल की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी है। हालांकि महायुति नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं के साथ बैठक की है और एक सहमति बनाने की कोशिश की। उसके बाद ही बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की।
दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर कहा तो ये जा रहा है कि जल्दी ही घोषणा हो जाएगी और कोई मतभेद आपस में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक नामों की घोषणा की कोई लिस्ट जारी नहीं हो सकी है। जो सिर्फ टवल हो रहा है वो महाझूठी गठबंधन में हो रहा है आपसी मतभेद को लेकर। रोज एनसीपी के नेता कुछ उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, कितने शिंदे सेना के लोग अजीत पवार की पार्टी के बारे में कह रहे हैं, ये तक कहते हैं कैबिनेट में जब बैठते हैं इनके साथ हमें उल्टी आती है। इस तरीके की हालात सिर्फ टवल जो हो रहा है वहां पे हो रहा है। रही बात जो अबू आसिम जी ने कही है, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हमारी सीनियर लीडरशिप केपेबल है कि इस पर निर्णय लेगी, और अगर उनके मन में ऐसा कुछ है, डिस्कशन होता है, बात होती है, वो आकर अपना विचार व्यक्त करें। निर्णय जो होगा महाराष्ट्र के हित में होगा, जनता के हित में होगा। लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की सीटों को लेकर दावेदारी बढ़ गई है। शिवसेना उद्धव और कांग्रेस में पूर्वी विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर रार ठनी है। इसके अलावा मुंबई की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के बीच बात बन नहीं पा रही है। आपसी मतभेद इतना बढ़ चुका है कि बात धमकियों तक आ चुकी है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को न तो मीटिंग में बुलाया गया, न सीटों पर कोई बात हुई है, न ही उनकी मांगों पर कोई गौर किया गया है, जबकि करीब 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी दावा ठोक रही है। रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, रिप्लाई वजह से जब बात करता हूँ सब हमारी बातें चल रही हैं, हम बताते हैं आपको, फिक्र मत कीजिए, बताते हैं आपको। लेकिन जब मीटिंग में नहीं बुला रहे हैं तो बात कैसे? वो कह रहे हैं पहले 3 पार्टियों की मीटिंग होगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगों को बुलाएंगे। मुझे भी बता दीजिए नहीं क्या करना, बस यही चेतावनी समझिए आप है, ये धमकी नहीं है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी साथ ही रहेगी, लेकिन कैसे ये देखना होगा, क्योंकि एक सीट तो ऐसी है जिस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार तीनों का ही दावा है। कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है, कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। महाविकास अघाड़ी का दावा है कि 250 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन जिस तरह जिन कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और उन्हीं पर अगर दूसरा दल अब भी अपना दावा ठोक रहा है, तो सवाल उठता है बात बनेगी कैसे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार का मुकाबला पिछले बार से अलग है, क्योंकि इस बार पुराने दोस्त दुश्मन हैं, नए साथी पहले विरोधी हुआ करते थे। महाराष्ट्र में कई अहम मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र बने हुए हैं। जाति, सामाजिक न्याय, रोजगार, विकास, कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दे हैं जो कमोवेश हर चुनाव में रहते ही हैं। लेकिन इस बार एक और बड़ा मुद्दा है, और वो है राजनीतिक विभाजन। मुद्दे वो जिनसे जनता का सरोकार है। मेन मुद्दा रहेगा विकास, बेरोजगारी, सुरक्षा। अच्छा नेता जो अपना मतलब अपने इसका विकास कर सके और थोड़ा जो महंगाई पे कंट्रोल कर सके, वो एक अच्छी बात है। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि बहुत से लोग, युवक अभी भी बेरोजगार है, उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार ने। तो महंगाई और एक बेरोजगारी, और जो आजकल देश में चल रहा सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम वाला, ये खत्म बिल्कुल। मुद्दे वो जिनकी सत्ता को दरकार है। महाविकास आघाड़ी करके ही हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं, और महाराष्ट्र को वही उसके पुराने दिन नंबर 1 में, जीडीपी में नंबर 1 में, पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 में, सारी चीज़ों में जो नंबर 1 था हमारे ज़माने में, जो इनके ज़माने में फिसल गया था, उसे फिर से वही पुराना समय जो है, सुवर्ण काल हम वापस लेकर आएंगे। सरकार में किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं,
सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। मुद्दे वो जो बनाते सरकार है। बड़े उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, बड़े बड़े उद्योग जो मिहान में, नागपुर में आने वाले थे, इसके लिए सभी जनता महाराष्ट्र की नाराजगी। 7.5 साल आपने कुछ नहीं किया और आखिरी महीने में आप 200 निर्णय लेते हो। सरकार ने जो सरकारी फंड होता है उसका बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करते हुए, चाहे लाडकी बहन योजना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, जो विकास का कार्यक्रम हो, या किसानों के कल्याण का कार्यक्रम हो, युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम हो, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल हो रहा है। मुद्दे वो जो जीत का आधार है। पीआर निकाले, महाराष्ट्र में धनगर नहीं है, जो है वो धनगर है, उनको एसटी का सर्टिफिकेट इश्यू करो। इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव हो सकता है। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो 1989 के बाद ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन अपने पहले जैसे स्वरूप में नहीं होगा। में क्या होता है अभी कयास लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कुछ अलग तरीका हो गया है, क्योंकि 6 पार्टियां हैं जो 3 पार्टियां 2 गठबंधनों के बीच लड़ रही हैं, और कई ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार रही है। मैं समझता हूं कि जब अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब कैंडिडेट मैदान में आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि न कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अब रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना क्या अपने पुराने परफॉर्मेंस को पूरा कर सकती है, तो आज की जो तारीख है, हम कोई राजनीतिक पंडित नहीं है और न भविष्य वक्ता हैं कि बता सकते हैं, लेकिन जो आज की परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से ये महायुति गठबंधन के पास 200 से ज़्यादा विधायक हैं, और आज का जो राजनीतिक धरातल है जो दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपने इस परफॉर्मेंस को वापस लाएगी। उधर एनसीपी में भी विभाजन हो चुका है। अजित पवार एनडीए के गठबंधन महायुति का हिस्सा है, वहीं उनके चाचा शरद पवार महाविकास अघाड़ी का। इन चुनावों में ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या पार्टियों की टूट का मतदाताओं की वफादारी पर असर पड़ेगा? 2022 में पहले शिवसेना और फिर 2023 में एनसीपी में टूट। राजनीतिक दलों में टूट महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया है। सवाल यह है, इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को, जिसके साथ शिवसेना शिंदे है, या महाविकास अघाड़ी एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभरेगी? जो जनता है वो अपने एक लीडर को एक आइडियोलॉजी समझ के अपने मतदान करती है और उस हिसाब से वो वोटिंग करती है। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के अंदर 2014 से तो 2024 तक जो भी पक्ष के अंतर्गत जो पक्ष फूट हुई है उसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको इलेक्शन में दिखता है। क्या चिन्ह बदल जाता है और लोगों को समझ में नहीं आती कि इनका चिन्ह क्या है, उनका चिन्ह है क्या है, ये समझ में नहीं, इसलिए वोटिंग पर भी फर्क गिरता है। डेफिनेटली वोटिंग पैटर्न पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसा है कि लोग मतलब पॉलिटिकल जो भी ये है पॉलिटिशियंस है वो अपने बेनिफिट के लिए लोगों का यूज़ कर रही है। मतलब उनको लगता है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको जो तोड़ मरोड़ के ये सारी पार्टियां क्रिएट करते हैं और उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलता है सिर्फ। क्या लचर कानून व्यवस्था और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? बीजेपी और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार और सुशासन को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि विपक्ष उन पर राजनीतिक बदले का आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों एनसीपी नेता और 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। गैंगस्टर्स जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? यही नहीं, हत्याएं देश में नहीं विदेश में कर रहे हैं। इतना बड़ा इनका नेटवर्क हो गया और जेल से मुंबईकरों को आतंकित किया। आज वो जब कानून व्यवस्था की बात कह रहे हैं और जब उद्धव जी की सरकार आई तो भाई सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने बम रखने की बात
और वसूली करने की बात जिस वसूली सरकार ने की हो, जिसके पुलिस ऑफिसर उस समय पकड़े गए सचिन वजे, जिसकी पैरवी उद्धव ठाकरे कर रहे थे, और उसमें कांग्रेस एनसीपी के शरद पवार फैक्शन के होम मिनिस्टर जेल गए, वो अगर उपदेश दे तो ये तो ऐसा हो गया कि ओसामा बिन लादेन अब शांति का उपदेश दे रहा है। विकास का चुनाव पर कितना असर रहता है? मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में तेजी से हो रहे शहरीकरण से महाराष्ट्र का एक हिस्सा तो विकसित हो रहा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी से दूर कई गांव ऐसे भी हैं जो अब भी मूलभूत सुविधाओं की तलाश में हैं। इन चुनावों में विकास परियोजनाओं में देरी और असंतुलित विकास प्रमुख मुद्दे हैं। शहरी मतदाता इस बार उन दलों की ओर देख रहे हैं जो बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की बात कर रहे हैं। विकास तो मुद्दा है, इन्होंने विकास भी किया है। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो गुजराती लोगों का घर भरने का काम ये सरकार कर रही है। तीनों पक्षों की सरकार है, शिंदे जी की, अजीत जी पवार की, बीजेपी की। अभी तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बैठना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बस यही है हमारी ख्वाहिश। विकास हो रहा है। कचरे का वो जो मेन प्रॉब्लम है वो भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, जगह जगह वो ध्यान नहीं दे रहे। जैसा इन्होंने कारपोरेशन ने किसी को ठेके पे दिया है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और सौंदर्यीकरण के पीछे में करते करते वो बहुत से काम पेंडिंग भी है। क्या मराठा आरक्षण से जातिगत समीकरण बदलेंगे? महाराष्ट्र में जाति का मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। मराठा आरक्षण और दलित अधिकारों की मांग इस चुनाव में भी केंद्र में है। राजनीतिक दल और उनके गठबंधन इन समूहों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोर्ट ने तो निर्णय दिया कि मराठा आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार को अधिकार है निर्णय लेने, और महाराष्ट्र में हमारे बहुत से संगठन जो है इस मामले पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का निर्णय लिया है, मोर्चे निकाल रहे हैं। मराठा समाज के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, ये कोशिश हमारी रहेगी। क्या महाराष्ट्र की राजनीति हिंदुत्व के मुद्दों पर केंद्रित रहेगी? जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि मातांनो, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति का हमेशा से दबदबा रहा है। अब शिवसेना के विभाजन के बाद दोनों गुट इसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारों की माने तो बाला साहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते पार्टी का हिंदू वोट पार्टी से दूर हो गया है। वहीं महाविकास अघाड़ी का सेक्युलर एजेंडा अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को साधने का प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में कई जटिल मुद्दे सामने हैं जो राज्य की राजनीति को नई दिशा देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन मुद्दों पर क्या निर्णय लेते हैं और किसको चुनते हैं। महाराष्ट्र में दोनों ही मुख्य गठबंधन सीट बंटवारे की चुनौती से जूझ रहे हैं। लोकसभा में 99 सीटों की जीत का उत्साह हरियाणा में हार के बाद बैकफुट पर चला गया है। शायद इसीलिए महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं। टूट के बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दलों का यह पहला विधानसभा चुनाव है। क्या कहता है दोनों पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड? किसका पक्ष है मजबूत, किसको बनानी है नई रणनीति? इस बार के चुनाव किसके लिए फायदेमंद साबित होंगे ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड क्या इशारा कर रहा है ये जानना भी जरूरी है। लोकसभा के नतीजों पर नजर डालें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। शिवसेना शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 7 सीटें जीती। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा 21 सीटों पर और जीत हासिल की 9 सीटों पर। एनसीपी अजित पवार गुट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 10 सीटों में से 8 सीटें अपने नाम की। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 44 प्लस के दावा कर रही थी। रिजल्ट आपके सामने है, और जितना महाविकास अघाड़ी को सफलता मिली है, या कांग्रेस को या उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को, उनको भी उम्मीद नहीं थी। ये गठबंधन 31 सीटें जीत के लाया।
तो निश्चित तौर से ही ताकत बढ़ी है। लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा दोनों अलग अलग चीज़ है। उस समय उम्मीदवारों की दावेदारी बहुत कम थी, क्योंकि हर आदमी लोकसभा चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखता। विधानसभा में परिस्थितियाँ अलग है। आप देख रहे हैं कि रोज दो सीटों को लेकर के झगड़े हो रहे हैं। तो अब इनका बंटवारा कैसे होता है, एक साथ लड़ते हैं या कोई विवाद होकर के अलग होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि तीनों के एक साथ आने से इनकी ताकत बढ़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के दौरान बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। अविभाजित एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा के नतीजों ने एक बात साफ कर दी कि गठबंधन के तौर पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एक साथ आने से महाविकास अघाड़ी की ताकत बढ़ गई है। कोई फॉर्मूला तय नहीं है, जो वहाँ से जीत सकता है कैंडिडेट उसको जिताना है, उसका नाम डिक्लेयर होगा। और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मुंबई शिवसेना का लड़ रहा है तो निश्चित है मुंबई में शिवसेना को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। अडचणी या ठिकाणी काही ठरवून गेलं, माझा विरोध घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही। हे म्हातारा महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही, तुम्ही त्याची काळजी करू नका। महायुति के लिए चुनौती मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई की सीटें हैं, जहां अघाड़ी ने पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में 31 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 5000 वोट से कम था। इन सीटों में धुले, नेवासा, भोकरतान और पुणे कैंट शामिल हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं, फिर भी पिछले चुनावों के आंकड़े आगामी नतीजों के संकेत जरूर बताते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में असली, नकली और गद्दार बनाम हकदार का विवाद भी तूल पकड़े हुए है। इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के भीतर बंटवारे ने चुनावी परिणामों को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और वो लोकसभा में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी सीटों के हिसाब से बनकर उभरी। महाराष्ट्र के रण में शिवसेना और एनसीपी की टूट ने चुनावी कुरुक्षेत्र को ज्यादा रोमांचक और राजनीतिक दलों के लिए एक पहेली बना दिया है कि आखिर जनता किसके साथ है और टूट चुकी पार्टियों में कौन है विरासत का असली हकदार। हाल ही में हुए चुनावों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 21 सीटों पर मैदान में उतरकर 9 सीटें हासिल की। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। सफलता प्रतिशत दोनों गुटों का लगभग बराबर रहा। इस बार भी मुकाबला कड़ा हो सकता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने बीजेपी के साथ महायुति में शामिल होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें वैसा फायदा नहीं मिला जैसा उम्मीद थी। विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन वैचारिक एकता के प्रतीक की तरह है, लेकिन एनसीपी का इसमें शामिल होना जनता को अस्वाभाविक लगा, जो नतीजों में भी दिखा। अजित पवार गुट ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल 1 सीट पर जीत मिली, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतकर अपनी मजबूती साबित की। यानी यहाँ जनता ने शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को अजित पवार के ऊपर तरजीह दी। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।